एम आई ऑडिबल बेटा? यस सर। चलो। सो आज स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो लेक्चर स्टूडियो से नहीं है। चलो। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम परहैप्स एंट्रोपी का डिस्कशन कर लिया था। डिफरेंट प्रोसेसेस में एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट किया था। और मैंने बोला था कि हम लोग एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का डिस्कशन करेंगे आज। पहले तो वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है। यस। चलो। तो यहाँ पर सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा कि अगर हम 1 मोल आइडियल गैस लेते हैं, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो अगर लास्ट लेक्चर के नोट्स रिकॉल करें तो कुछ इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको अगर बिकॉज ये 1 मोल आइडियल गैस के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा S इज इक्वल टू, मैं लिमिट के बदले कांस्टेंट डालूंगा इसमें, तो इट विल बी लाइक CV LNT प्लस R LNV प्लस, यहाँ पर एक कांस्टेंट S नॉट डाल देते हैं। कोई कंफ्यूजन बेटा? ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जैसे अपने को मालूम है कि CP इज इक्वल टू होता है CV प्लस R, राइट। और PV स्क्वायर NRT, तो V इज इक्वल टू लिख सकते हैं RT अपॉन P। तो अगर हम इसको CP के टर्म्स में और प्रेशर के टर्म्स में दिखाएं तो S इज इक्वल टू हो जाएगा CP LNT माइनस R, और इसको हम लोग लिख देंगे LN या माइनस RLNP, ये भी चलेगा। ठीक है, प्लस RLNR प्लस S नॉट। चेक करो बेटा, सही है? यस। यहां से CV का वैल्यू निकाल लो ना। हाँ यस। कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो इसको हम लोग, अच्छा, ये जो चीज है ये भी कांस्टेंट है और ये पहले से ही कांस्टेंट था, तो दो कांस्टेंट को अलग अलग क्यों लिखना? तो ये हो जाएगा CP LNT माइनस RLNP, और ये लिख देंगे प्लस S नॉट डैश। क्या कोई डिफिकल्टी बेटा? कोई कंफ्यूजन? सर वो समझा नहीं सर। वो सर। कौन सा पार्ट? सर वो एस वो सर लास्ट सेकंड से। यहां से यहां जाना। हाँ सर वो समझा नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो देखो CV इज इक्वल टू CP माइनस R दिया है, यहां सब्सटीट्यूट कर दो। और ये जो V है इसके बदले RT/P कर लो। ठीक है, RT/P करोगे तो एक बन जाएगा RLNR और एक बन जाएगा RLNT, हाँ यस। समझे? और एक बन जाएगा माइनस R, ये P वाला टर्म है ना, माइनस RLNP। जो RLNT होगा
वो इधर वाले एक उससे आर एल एन टी से कैंसिल आउट होगा। हाँ हाँ। वैल्यूज रखकर देखो, ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, मुझे लगा सब टैलेंटेड बच्चे हैं। करके देखो ना, होगा। पद्मकांत बेटा, तुम्हें भी नहीं आया? बन गया भाई। देखा, पद्मकांत टैलेंटेड है। इसको रिमूव कर दे बेटा। Yes, sir. 1 minute. हम्म Sir, done. ओके, चल। ये तो एंट्रोपी हमने बात की बेटा, जब हम कह रहे हैं कि एक मोल आइडियल गैस इंडिविजुअल लेवल पे बात। अब हम जरा मिक्सचर की बात कर लेते हैं। लेट मी इरेज दिस पार्ट। अब हम लोग मिक्सचर की बात करेंगे। लास्ट वाला रिजल्ट मैं अभी यहाँ रोक कर रखता हूं। ठीक। अब मिक्सचर की बात जब करेंगे, तो अगर हम ऐसा सिस्टम ले लें जिसमें हम बोलें कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें N1 मोल्स, N2 मोल्स, N3 मोल्स अलग अलग गैसेस हैं। पार्शियल प्रेशर एज्यूम कर लें P1, P2, P3। तो जो एंट्रोपी होगी मिक्सचर की, वो क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे एंट्रोपी जो मिक्सचर, एक मिनट। हाँ, एंट्रोपी जो मिक्सचर की होगी वो क्या लिखेंगे? एस इज इक्वल टू, ऐड कर दो सब। तो भाई यहाँ पर लिखेंगे, बिकॉज एंट्रोपी जो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये 1 मोल के लिए निकाला था, N मोल्स के लिए या N1 मोल्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा N1 और हो जाएगा CpLNT माइनस RlnP1 प्लस S0 डैश। क्लियर है? Yes, sir. ये हो जाएगा प्लस N2 CpLNT माइनस RlnP2 प्लस S0 डैश प्लस सो ऑन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन दिखाकर, सिग्मा N CpLNT माइनस RlnP प्लस S0। क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. अच्छा, हम लोगों ने गैसियस स्टेट में डाल्टन्स लॉ पढ़ा था, उसके हिसाब से पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए पार्शियल प्रेशर आप लिखते हो, दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू सिग्मा, एन तो बाहर ही है, CpLNT में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर फर्क पड़ेगा बेटा। इस जगह तुमने लिख दिया x इंटू पी,
तो जब x इंटू पी लिखोगे तो हो जाएगा ln x प्लस ln p, लेकिन माइनस साइन के साथ है, तो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस आर ln p, और हो जाएगा माइनस आर ln x प्लस s नॉट डैश। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? चेक कर लो। तो ये है एंट्रोपी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। एंट्रोपी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस, यानी हमने ये फर्स्ट पार्ट इस हेडिंग का कर लिया। देखो चीजें बड़ी बड़ी सी दिखती हैं, लेकिन अगर सब सीक्वेंस से तुम देखोगे तो सिंपल मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है, जैसे तुम्हें फाइनल रिजल्ट तक तुम पहुंच जाओगे। हटा दे बेटा इसको। Yes. Yes, sir. ओके, अब एक पार्ट तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो सबसे पहली बात है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है क्या, तो उसको लिखो बेटा। सबसे पहले एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग लिख देते हैं। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या है? एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज डिफाइंड एज द difference between the entropy of the mixture of gases and the sum of the entropies of the separate gases. Each at a pressure P. ये हमने डेफिनेशन बना ली। मतलब वो कह रहा है कि इंडिविजुअली जब गैसेस आपने मिक्स नहीं की थी, उससे पहले उनकी अपनी एंट्रोपीज होंगी, उनको ऐड कर लो, और फिर जब मिक्स कर दोगे तो मिक्सचर की एंट्रोपी हमने निकाल ली है, सबट्रैक्ट कर दो, द डिफरेंस विल गिव यू डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग। क्या बात समझ में आई बेटा? कोई कंफ्यूजन? तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे डेल्टा एस मिक्सिंग। तो डेल्टा एस मिक्सिंग हो जाएगा जो हमने अभी किया था, एन टाइम्स सीपी एल एन टी माइनस आर एल एन पी माइनस आर एल एन एक्स प्लस एस नॉट डैश। ये किया, माइनस इंडिविजुअली उनकी एंट्रोपीज ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा सीपी। इंडिविजुअल में देखोगे तो बड़ा एक्स वाला टर्म नहीं है, राइट? तो मैं सिंपली ऐसे लिख दूंगा एल एन पी प्लस एस नॉट डैश। क्लियर है क्या ये? अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम ध्यान से देखोगे तो आर सिग्मा एन एल एन यही तो बचेगा। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस आर। अब ये चीज क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि तुमने N1 मोल्स लिए थे गैस के, और मिक्सचर में उसके मोल फ्रैक्शन x1 है, प्लस
N2 लिए थे और उसके मोल फ्रैक्शन X2 है, प्लस N3। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ये ठीक है, इसको मतलब ऐसे लिख सकते हो जनरलाइज वे में, आर सिग्मा NIln XI। ठीक है, जहां पर Ni जो है नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और Xi मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर टोटल मोल्स n है तो हम लोग लिख देंगे n इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन, राइट। और मोल फ्रैक्शंस का समेशन कितना होता है बेटा? 1। ये तो हमने मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ रखा है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, ये है। और जो Xi है वो तो फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा कि ln XI की वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग होगी यानी डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग होगी, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस चीज को हाईलाइट कर लेना, दैट विल बी ग्रेटर देन 0। हम्म, एक क्वेश्चन लिखो बेटा। एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस is mixed with 3 moles of oxygen gas at 25 degrees Celsius to form a mixture at the final pressure of 1 atm. The initial pressure of each, the initial pressure of each being also 1 atm.
calculate the molar entropy of mixing. Done? Mm-hmm. देखो तुम लोग 2 3 4 लॉक्स की वैल्यू याद रखो, log 2 log 3 log 7 log 5 निकालना हो, log 10/2, log 10 is 1, log 2 is 0.3010, तो log 5 क्या हुआ, 0.7 आ गया। ऐसे आप लॉग की वैल्यूज जो नहीं पता है उनको निकाल सकते हो, और आपको बेसिक जो यू नो लॉग वो याद रखो। जैसे मैंने बोला आपको कि log 2 का वैल्यू याद रखो, log 3 का वैल्यू याद रखो, log 7 का वैल्यू याद रखो। किसी लॉग का वैल्यू चाहिए क्या? अगर आप एलएन में सीधे यूज करना चाहें तो एलएन में यूज कर लो, वरना आपको मालूम ही है कि क्या फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। आ गया? सर 18.6 आता है क्या? नहीं। देखो ln 0.75 की जरूरत तुम्हें पड़ेगी, दैट इज -0.287। ln 0.25 भी चाहिए होगा, एंड दैट इज -1.386। बस उसमें आर ही तो मल्टीप्लाई करना है 8.314, बिकॉज अब यूनिट पे ध्यान दो। सर 18.6 क्या? 18.6 आ रहा है। 18.6 आ रहा है।
चलो देख लेते हैं। अभी इसमें तुम्हारा 1 मोल मिक्सचर दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शंस तुमने निकाले बेटा? हाँ सबसे पहले तो 1/4 1/4 हो जाएगा, दैट इज 0.25। तो दूसरा जो हो जाएगा वो 0.75 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा डेल्टा मिक्सिंग का इसका फॉर्मूला क्या था? ये इससे नहीं आ रहा है क्या तुम्हारा? आर, और यहाँ पर N1 ln x1 प्लस N2 ln x2, यही लगाया है क्या? लेकिन ये एन मोल, ये N1 प्लस N2 तुमको 1 रखना है यहाँ। उसने कहा है मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ना, नहीं समझे? तुमने टोटल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकाला है। मेरी बात समझ में आई क्या? अब बताओ। 4.65। हाँ, अब सही है। मतलब जो आंसर मेरे पास दिया है दैट इज 4.676 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ हमको N1 प्लस N2 से डिवाइड करना होगा। ये मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आएगा। इज इट क्लियर? तो यूनिट्स का भी ध्यान देना पड़ा। हो सकता है कि यूनिट ऑप्शंस में सब यही दिया हो, तो ध्यान देना है उसमें, फिर आपको जो मोल्स होंगे वो डिवाइड करने पड़ेंगे। इसको हटा दें। चलो लिखो बेटा, एंट्रोपी चेंज जब हम बात करेंगे फेज चेंज, बहुत आसान है। फेज जो चेंजेस हैं, हम लोग सॉलिड टू लिक्विड की बात कर सकते हैं, लिक्विड टू वेपर की बात कर सकते हैं, लिक्विड टू वेपर की बात कर सकते हैं। ठीक है? और इसके अलावा हम वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म की भी बात कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? हाँ सर। हाँ। सो एक मिनट, स्क्रीन में कुछ, स्क्रीन दिख रही है बेटा मेरी तुम्हें? अभी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? आवाज भी आ रही है मेरी? हाँ, सो आई वाज सेइंग बेटा कि आप जब सॉलिड से लिक्विड की बात करोगे या लिक्विड से सॉलिड की बात करोगे, तो ये जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा होगा, यस। इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पर अगर रिकॉल करो तो मैंने बोला था फेज चेंज में जो क्यू होता है वो हम लोग इसको हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से बुलाते हैं, जब लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड की बात करेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन। तो अपना जो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करो तो क्या था? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो ये सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ। क्या बात समझ में आई? फ्रीजिंग टेम्परेचर रख देंगे टी एफ। क्लियर? इसी तरह से जब हम लोग लिक्विड टू वेपर की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो क्यू रिवर्सिबल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? हीट ऑफ वेपराइजेशन के। तो यहाँ पर डेल्टा एस क्या हो जाएगा? डेल्टा एच वी अपॉन जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। क्या बात समझ में आई? ये इसको भी नोट कर लो। क्या? नो सर, नो सर। अब इसमें तुम याद रखना, देखो सॉलिड से लिक्विड जाओगे, सॉलिड से लिक्विड में हीट एब्जॉर्ब हुई होगी या हीट रिलीज हुई होगी? एब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि डेल्टा एस क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव। यहाँ पर भी डेल्टा एस क्या हो जाएगा?
ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर जाने पे एंट्रोपी बढ़ती है। तो हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे एंट्रोपी जो वेपर की होगी वो एंट्रोपी जो लिक्विड की उससे ज्यादा होगी, और जो सॉलिड होगा उसकी एंट्रोपी या इन सब में सबसे कम होगी। क्या बात समझ में आई? ये सब हमें अभी समझने में हेल्प करेगा। हम बात करेंगे यू नो इसकी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एंट्रोपी का, वो समझने में हमको ये हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। हो गया बेटा, हटा दें? हम्म। अब इसमें एक जो थर्ड है वो हम लोग लिखेंगे वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांजिशन हो रहा है। तो हम लोग ट्रांजिशन में क्या लिखते हैं? डेल्टा एच टी लिख देंगे, राइट ना? तो यहां पर भी एंट्रोपी चेंज दिखा देंगे, डेल्टा एच टी अपॉन ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होगा। बात समझ में आई बेटा? इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। हो गया? यस सर। चलो, अब इसमें एक क्वेश्चन देते हैं। आप लोग अगर कैलकुलेटर यूज कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं कोई डेटा चेंज नहीं करना चाहता। क्वेश्चन इसमें लिखिएगा बेटा, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द फ्रीजिंग ऑफ, during the freezing of 1 mole of water, 1 mole of water at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius to ice, to ice at minus 10 degrees Celsius.
ठीक है, वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे है और तुम्हें जाना है आइस तक -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गिवन दैट हीट ऑफ फ्यूजन यूनिट्स पे ध्यान देना बेटा। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट इट्स फ्यूजन टेम्परेचर 6 किलो जूल पर मोल। याद रखना, अगर पॉजिटिव दिया है हीट ऑफ फ्यूजन तो ये बात करना चाहता है आइस टू वाटर की। हमें उससे मतलब नहीं कि आइस टू वाटर जाना है, वो तो खुद लिख कर दे रहा है कि उसको कहां से कहां जाना है। वैल्यू प्लस यूज करोगे या माइनस यूज करोगे, ये अपने माइंड से आपको डिसाइड करना है कि अगर वो वाटर टू आइस की बात कर रहा है, भले ही लिखा या कुछ भी हो, आप उसको माइनस लिख दोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो ये नहीं कि उसने दे दिया बस उसको सीधे सीधे छाप लिया। वो तो आपको बोल रहा है वैल्यू, आप डिसाइड करो कि आपने हीट सप्लाई की, उसने एब्जॉर्ब की सिस्टम में या इवॉल्व की। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे लिख देना बेटा हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। हीट कैपेसिटी ऑफ आइस ये दिया हुआ है 36.82 जूल पर केल्विन पर मोल। अब ध्यान से देखो, यूनिट आपको आइडिया देगा, जूल पर मोल पर केल्विन है, पर ग्राम नहीं है, पर केजी नहीं है, मोल्स यहां पर इन्वॉल्व है। और हीट कैपेसिटी वाटर की दी हुई है 75.31 जूल पर मोल पर केल्विन, या पर केल्विन पर मोल, कुछ भी लिखोगे चलेगा। क्या बात समझ में आई बेटा? डायरेक्टली करने की कोशिश मत करना बेटा, क्योंकि H2O लिक्विड H2O वेपर में 0 डिग्री सेल्सियस में फेज चेंज वाला कॉन्सेप्ट आएगा। उसके पहले आपको लिक्विड से लिक्विड पहले ले जाना पड़ेगा, फिर आपका सॉलिड से सॉलिड जाएगा। ध्यान दें, एक ऐसा क्वेश्चन पहले कभी किया था हम लोगों ने, हेस लॉ यूज किया था, बट वहां पर केवल क्यू 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 की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग डेल्टा एस की बात कर रहे हैं। 3 जगह आपको यहाँ पर ब्रेक करके, ठीक है, और फिर डेल्टा एस 3 जगह का निकालना है और फिर ऐड करना है टू गेट टोटल एंट्रोपी चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर 30.22 माइनस 30.22 माइनस कितना? 30.22 30 बोल रहे हो ना? 30 वेरी गुड, ऑलमोस्ट वही आंसर है। मेरे पास आंसर दिया -29.96। देखो, जिन्हें आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, H2O लिक्विड ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको पहले ले जाओ H2O लिक्विड कितने डिग्री पे? 0 डिग्री, और इसके लिए डेल्टा एस पहले निकालो। क्या लिख दोगे बेटा यहाँ पर? इंटीग्रल, बिकॉज क्यू
रिवर्सिबल प्रोसेस बना के ही आप डेल्टा एस निकाल सकते हो। तो हम लोग इसमें लिख देंगे सी डी डी टी, है ना, सी डी टी, और टी से डिवाइड करेंगे, क्यू बाई टी हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करना हो तो 298 से लगा करके कितना, 273। एम आई करेक्ट? ठीक है, ये हो गया एक पार्ट, इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। फिर दूसरा तुम्हारा जो है H2O लिक्विड 0 डिग्री पे ही रहेगा, H2O सॉलिड 0 डिग्री पे, यानी केवल फेज चेंज हो रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान है, डेल्टा एस हो जाएगा माइनस डेल्टा, ये जो दिया है इसको माइनस करना था इसलिए ऐसा लिख दिया है ना। ये हो गया। फिर क्या करना है कि जो H2O सॉलिड आया है वो तुम्हें अब 0 डिग्री से H2O सॉलिड जाना है बट -10 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ डेल्टा एस फिर से पहले वाली टेक्निक से आएगा, क्या, 273 और यहाँ 263 कर दो, ठीक है। और ये हो जाएगा सी। अब ये जो होगा वो सॉलिड के लिए होगा, मतलब आइस वाला होगा। क्या बात समझ पा रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। ये क्या तुम लोगों ने यही किया है बेटा? नो सर, हमने Q is equal to NC डेल्टा लिखा है। हाँ, इसको यूज करो। और फिर मैं आंसर भी लिख देता हूं, -29.96। देखो प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है इक्विलिब्रियम पे तो तुम डायरेक्टली, जैसे यहां पर हमने यूज कर लिया डेल्टा एच बाई टी। बात समझ में आई? डन। सर वेट वेट। डन सर।
लिखिएगा बेटा, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी कहते हैं, मैंने आपको बता रखा है इसको। ठीक है, चल इसका डिस्कशन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। जैसे अगर मैं एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन ले लूं आइडियल गैस का वैक्यूम में, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं आइसोथर्मल expansion of an ideal gas at constant temperature into vacuum। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये लिया, तो अब इसमें ऑफ कोर्स ये स्पॉन्टेनियसली जाएगा, है ना, वैक्यूम। अब ये बताइए कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। एम आई करेक्ट? ठीक है, एंड सिंस देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? 0। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, Q इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि कोई हीट ना तो एब्जॉर्ब की गई है ना इवॉल्व की गई है। हम क्लियरली लिख देते हैं, नो हीट इज सप्लाइड, नो हीट is supplied to or removed from the surrounding। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है, प्रोसेस में कोई हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हुई नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज है, जो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज है, वो कितनी हो जाएगी बेटा? 0, unchanged। Is it clear? इसको हटा दें। अब यहीं पर अगर मैं या हटा के इधर ही लिख देते हैं, पहले तो इसको फिनिश करेंगे पहले। अब अगर मैं सिस्टम की एंट्रोपी की बात करूं, तो लास्ट लेक्चर में आप देखो मैंने वेरिएबल्स में डेल्टा एस लिख कर दिया था। तो अगर भाई इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, तो अगर मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम जहां पर हम एंट्रोपी चेंज देख रहे हैं V2 हो गया, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं सीधे, आप देखो लास्ट लेक्चर फॉर्मूला जो लिखा था उसको यूज करो। क्या ये सही है? हम्म। अब ये जो एंट्रोपी चेंज है, ये सिस्टम की एंट्रोपी चेंज है, ये इंक्रीज हुई है। और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज, भाई ऑब्वियसली V2 ग्रेटर देन V1 है ना, पॉजिटिव ही होगा ना, अगर आप कंफ्यूज हो तो। क्लियर है? तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है टोटल, डेल्टा एस टोटल, वो क्या लिखेंगे बेटा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, एंड दैट इज कमिंग हियर ग्रेटर देन 0। क्या बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो एंट्रोपी चेंज होगा, टोटल एंट्रोपी चेंज होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस, ये बेसिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस ही हुआ।
एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, ठीक है। सो फॉर दैट इट इज ग्रेटर देन 0। क्या बात समझ में आई? पहले इतना कॉपी कर लो बेटा। हम्म अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो हम लोग ऐसा लिख लो कि कंसीडर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कंसीडर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, स्टेट सेम रखते हैं, ठीक है। कंसीडर आइसोथर्मल एक्सपेंशन of ideal gas from volume V1 to V2, from volume V1 to V2 reversibly at temperature T, ठीक है। तो अब द प्रोसेस विल बी कैरीड आउट वेरी 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 स्लोली, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, ठीक है। और इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे वर्क डन अगर हमको दिखाना है, ऑफ कोर्स द गैस डज सम एक्सटर्नल वर्क माइनस पी डेल्टा वी, ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वर्क करने के लिए, बिकॉज वर्क जीरो है नहीं, है ना, वर्क जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि हीट विल बी एब्जॉर्ब और एमिटेड टू द सराउंडिंग। एब्जॉर्ब तो मैं लिख दूंगा क्यू रिवर्सिबल ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब है एक तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, और जो हीट लूज किया है सराउंडिंग ने वो कितना होगा। भाई ये तुमने बोला हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अरे भाई इतनी हीट तो लूज भी की है ना उसने, किसने? सराउंडिंग ने। क्या बात समझ में आई? यानी कि सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। क्या बात समझ में आई बेटा? तो अगर टोटल एंट्रोपी की बात करोगे, यहां पर टोटल एंट्रोपी की बात करोगे, तो दैट विल बी जो डेल्टा एस तुमने सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है। तो ये क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी एंड दैट इज 0, ठीक है। सो अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर यहां पर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो जितना ये तुम्हारा सिस्टम एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, उतनी ही एंट्रोपी सराउंडिंग की डिक्रीज कर रही है यहाँ। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हुआ था, टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 आ रही है। क्लियर है बेटा? तो एक नोट लिखो इसमें, या अगर तुम चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, जनरल मैनर में अगर तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है?
इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। Yes. हो गया, हटा दें। Yes, sir. चल, अब यहाँ पर बेटा एक स्टेटमेंट पहले तो लिख लो। A thermodynamically irreversible process, a thermodynamically irreversible process, a thermodynamically irreversible process is always accompanied by an increase in the entropy, an increase in the entropy of the system and its surrounding taken together. Its surrounding taken together. While in a thermodynamically reversible process, the entropy of the system and its surroundings taken together remains unaltered. गाइस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपने स्टेटमेंट लिखी है। ये बेसिकली आपको ये बताने के लिए भी है कि कोई प्रोसेस फीजिबल है कि नहीं है। फीजिबिलिटी, थर्मोडायनेमिकली कोई प्रोसेस फीजिबल है कि नहीं है, उसके लिए डेल्टा एस टोटल, ये हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। समझे ना? और इसी, ये देखो, मैंने आपको पहले इसमें जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे, जब हमने कार्नोट साइकिल की बात की थी, मैंने बोला था कि बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? बेसिकली डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। ठीक है, सो जो स्टेटमेंट हम अब देने वाले हैं वो भी सेकंड लॉ का स्टेटमेंट आएगा। तो हम क्या लिखेंगे भाई? जितने भी तुम्हारे नेचर में प्रोसेसेस हैं, दे अकर स्पॉन्टेनियसली, इरिवर्सिबली। ठीक है ना? सो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स is increasing continuously. Entropy of the universe is increasing continuously. This is another statement of second law of thermodynamics. इसको करके लिख लो आप। देखो, एंट्रोपी वाला पार्ट इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर तुम पूरे सीक्वेंस को अच्छे से कर रहे होगे तो ये डिफिकल्ट वाला पार्ट भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। हाँ सर।
हो गया बेटा, लिख लिया, सब हटा दें। यस सर। हम्म। एक हेडिंग डालिएगा ये बेटा, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर टेम्परेचर। ना इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कंसीडर अ बॉडी ए, ठीक है, एंड अनदर बॉडी बी, these are at temperatures T1 and T2। तो जैसे ही हम इन दोनों को पास में लाएंगे, हीट फ्लो करेगी एंड हीट फ्लो इरिवर्सिबली करेगी, ठीक है ना। हीट फ्लो इरिवर्सिबली करेगी। मान लीजिए कि T2 ग्रेटर देन T1 है, तो फिर हीट फ्लो कहां से कहां होगा बेटा? बी से बी से ए में होगा, ठीक है ना। तो वो जो हीट फ्लो हो रहा है उसको हम क्यू इरिवर्सिबल ऐसे करके इंडिकेट करेंगे। लेकिन लेकिन जब एंट्रोपी चेंज हमको निकालना होता प्रोसेस के लिए, एंट्रोपी चेंज अगर तुम लोग याद करो तो मैंने एक बताया भी था कि एंट्रोपी चेंज प्रोसेस के लिए हमें क्यू रिवर्सिबल चाहिए होता है। यस क्यू रिवर्सिबल, तो क्या करें? तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमने अभी प्रोसेस दिखाया, इसको हम लोग स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर आप चाहो तो इसको ये लिख लो, फिर मैं सीक्वेंस में लिखाता हूं आपको। तो इसमें सबसे पहले लिख देना कि कंसीडर टू बॉडीज एट टेम्परेचर ए एंड बी एट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। मैं आपको सारे केसेस करा रहा हूं बेटा, जहां जहां भी एंट्रोपी चेंज के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जनरली इतनी थियरी तुम्हें बुक्स में मिलेगी नहीं, क्वेश्चंस लेकिन तुम्हें मिलेंगे अच्छी बुक्स में। लिख लिया? यस सर। हाँ। अब इसमें लिखिए, व्हेन द टू बॉडीज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, heat flows irreversibly from B to A, and that we write as Q irreversible. लिख लिया? यस सर। फिर आगे लिखना, but to calculate entropy change of the process, but to calculate entropy change of the process, देखो याद रखना बेटा, एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए तुम्हें प्रोसेस को रिवर्सिबल करना होगा, ठीक है। टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस वी मस्ट नो क्यू रिवर्सिबल, and for that we perform following steps. For that we perform following steps. पहला लिखिएगा बेटा, take 1 mole of an ideal gas, take 1 mole of an ideal gas in a cylinder and bring it
in contact with the body B. Body B, which is at higher temperature T2. The gas is made to expand. The gas is made to expand reversibly and isothermally. Reversibly and isothermally at the temperature T2. ठीक है, तुम इसको ऐसा समझ सकते हो कि गैस ने मान लो क्यू रिवर्सिबल हीट एब्सॉर्ब की बी से, तो बी ने इतनी हीट लूज की, ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? हाँ हाँ सर। भाई गैस को एक्सपैंड करना था, उसको उसके लिए हीट चाहिए थी, उसने बी से एब्सॉर्ब की, तो बी ने लूज की। एम आई करेक्ट? और ये जब इसका मतलब मैं अगर बी के लिए एंट्रोपी चेंज की बात करूं तो मैं यहां पर लिखूंगा माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन T2। क्या बात समझ में आई? यस। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि एंट्रोपी ऑफ बी हैज डिक्रीज्ड। लिख लो बेटा। लिख लिया? अब सेकेंड स्टेप, द सिलेंडर इज देन मेड थर्मली इंसुलेटेड। अब सिलेंडर को हम थर्मली इंसुलेट कर देंगे। ठीक है, सिस्टम जो है अब वो ना तो हीट एब्जॉर्ब कर सकता है सराउंडिंग से, ना एमिट कर सकता है। और फिर हम गैस को एक्सपैंड कराएंगे एंड दैट विल बी रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। T2 से T1 उसका टेम्परेचर फॉल कर जाएगा और फिर एंट्रोपी चेंज वहां पर हम कितना दिखाएंगे बेटा? 0, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस होगा ना। बात समझ में आई क्या? सर एक और बार बताना ना सर, ये समझा। मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूं, लिखो। द सिलेंडर इज देन मेड थर्मली इंसुलेटेड so that it can neither absorb nor give out heat to the surroundings. And the gas is made to expand. The gas is made to expand reversibly and adiabatically. अगर आप पुराने नोट्स रिकॉल करोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि जब आप गैस को एक्सपैंड कराते हो एडियाबेटिकली तो टेम्परेचर फॉल करता है reversibly and adiabatically till its temperature falls from T2 to T1. हो गया बेटा? तो यहां पर एंट्रोपी चेंज लिख लो बेटा 0। द एंट्रोपी चेंज इन दिस प्रोसेस इज 0। फिर हम थर्ड स्टेप में आएंगे। लिखिएगा, द गैस इज फाइनली ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी ए।
The gas is finally brought in contact with the body A, which is at temperature, क्या टेम्परेचर है? एक T1 है ना. And ध्यान से सुनना, and compressed reversibly and isothermally. Compressed reversibly and isothermally. At temperature T1. अब इसमें क्या होगा बेटा? गैस हीट रिलीज करेगी, देगी किसको? जो बॉडी ए है एट टेम्परेचर T1. ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें डेल्टा निकाल लें तो ये हो जाएगा प्लस क्यू रिवर्सिबल अपॉन T1. क्या बात समझ में आई भाई? अब जो है तुमने क्या कराया, कंप्रेस कराया ना, तो गैस हीट लूज करेगा, और वो लूज की हुई हीट किसको मिलेगी? बॉडी ए को. समझे ना? तो और वो टेम्परेचर T1 पे गया है ना, तो क्यू रिवर्स, मान लीजिए क्यू रिवर्सिबल आपने जो लिखा था वही है, और अब टेम्परेचर T1 है, तो डेल्टा एस यहाँ पर डिवाइड T1 से करेंगे ना. तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि टोटल एंट्रोपी चेंज कितना हुआ, तो मैं लिखूंगा माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन T2 प्लस क्यू रिवर्सिबल अपॉन T1, एंड दैट विल बी क्यू रिवर्सिबल 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. एम आई करेक्ट? ये हो जाएगा क्यू रिवर्सिबल T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. अब बताओ T2 ग्रेटर देन T1 था कि लेस देन T1 था? ग्रेटर था. इसका मतलब है इस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई. तो ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा. हो गया? चलो, वेरी गुड. अब इसमें तुम्हें क्वेश्चन दे सकता है इस पर बेस्ड. ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए इसमें क्वेश्चन दूं, कैलकुलेट. अब तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि मैंने पूरी थियरी इसमें करा दी. कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज accompanying the transfer of 10,460 joules of heat from a body X at 300 degrees Celsius to a body Y at 77 degrees Celsius. आसान है क्योंकि आपको तो थियरी पता है. इसमें तो सीधे फॉर्मूला लगा दोगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? केवल कैलकुलेशन पार्ट है, मेरी ख्याल से उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं.
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। चलो मेरे ख्याल से किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं, हटाते हैं इसको। लिखिएगा बेटा अनदर हेडिंग, एंट्रोपी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं आपको हर वो हेडिंग डला रहा हूं बेटा जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, वरना तो आपको फॉर्मूला में एंट्रोपी चेंज का ऑलरेडी दे चुका हूं। अब जैसे केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो डिफरेंट इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स होंगे, है ना। तो ऑफ कोर्स जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो एंट्रोपी चेंज इसकी जब निकालोगे तो क्या लिखोगे? एंट्रोपी जो प्रोडक्ट का होगा माइनस एंट्रोपी रिएक्टेंट। क्या बात समझ में आई? अब एंट्रोपी जो है वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर मान लीजिए मैंने लिखा ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिविंग सी मोल्स ऑफ सी डी मोल्स ऑफ डी, तो यहाँ पर डेल्टा एस क्या हो जाएगा बेटा रिएक्शन का? वो हो जाएगा सी टाइम्स एंट्रोपी ऑफ सी प्लस डी टाइम्स एंट्रोपी ऑफ डी माइनस ए टाइम्स एंट्रोपी ऑफ ए माइनस बी टाइम्स एंट्रोपी ऑफ बी। क्या बात समझ में आई? आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो, समेशन एंट्रोपी जो है प्रोडक्ट्स की माइनस एंट्रोपी जो है रिएक्टेंट्स की। तो जस्ट लाइक डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, डेल्टा एस को हम लोग बोलेंगे वैसा ही कि इट इज अ डेफिनिट क्वांटिटी एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। लिख लिया बेटा? चलो अब एक हेडिंग डालो बेटा, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज। तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी जनरली हम उसको ऐसे बोलते हैं कि इट इज एंट्रोपी ऑफ 1 मोल of a substance in pure state। और प्योर स्टेट का मतलब यहाँ पर है कि स्टेट एट 1 atm, और जनरली हम कौन सा टेम्परेचर ले लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस।
1 एटमॉस्फेरिक एंड एनी टेम्परेचर रहता है, बट कुछ नहीं दिया होता तो हम 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं एस नॉट से यहाँ पर। तो डेल्टा एस नॉट क्या हो जाएगा, समेशन एस नॉट, मान लीजिए रिएक्शन की बात करते हुए तो प्रोडक्ट्स माइनस एस नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हो गया स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। हो गया, चल। सो इसके बाद मैं तुम्हें ये जेई 2023 का क्वेश्चन है, एंट्रोपी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहां से शुरू करेंगे बेटा। ठीक है, सो एक ब्रेक ले लो, फिर हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है।